Dear students, my name is Amit Chauhan and welcome to my YouTube channel Chemical World। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल स्पीसीज़ होती हैं जो कि जिनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है और ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, और ये जब कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उस दौरान ये फॉर्म होते हैं। कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होने के लिए जो है जनरली क्या होता है कि वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब कभी भी किसी सबस्ट्रेट का, किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक होता है और वहाँ पर नए बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर जो है इंटरमीडिएट्स बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं कब? जब कोई भी नया बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड फॉर्म होता है। नया बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो दो तरीके से हो सकती है, हेट्रोलिटिकली और होमोलिटिकली। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और लिटिक मीन्स फिजन ब्रेकिंग। होमो मीन्स सेम और लिटिक मीन्स फिजन या ब्रेकिंग। अब एक एक करके वन बाय वन हम इन दोनों टाइप के क्लीवेज को जानेंगे कि क्या इस तरीके से बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो इनमें होती है। सबसे पहले हम जानेंगे हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिटिक फिजन किस तरीके से, किस प्रकार से होता है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा जो कंपाउंड है AB, पहली बात ये हमारा कोई कंपाउंड है AB, तो ये दो एटम से मिलकर बना है, एक A और एक B। इसमें क्या होता है कि कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, जिसके कारण इस ब्रेकिंग के कारण जिससे जो है वो आयंस प्रोड्यूस होते हैं। और ये इस तरीके की क्लीवेज कब होती है? जब दो एटम्स जिनसे ये बॉन्ड बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, मतलब कि ये बॉन्ड जो है वो पोलराइज होना चाहिए, इसकी जो पोलैरिटी है या डाइपोल मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज करो हम ये बात मान लेते हैं कि ये B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि A पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और B पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इस पार्शियल चार्ज सेपरेशन के कारण ये जो कोवलेंट बॉन्ड है A और B के बीच में ये पोलराइज हो जाएगा और जो B है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर इस तरीके से अलग हो जाएगा और यहाँ पर दो स्पीसीज बनेंगी, एक पॉजिटिव स्पीसीज और दूसरी नेगेटिव स्पीसीज। नेगेटिव स्पीसीज जो इन्हें हम बोलेंगे आयंस। अब हम जानेंगे होमोलिटिक फिजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। हेट्रो में हमने जाना कि किस तरीके से एक एटम पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने लेकर बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। होमो में क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये हमारा कोई AB कंपाउंड है, इसमें क्या होता है कि जो दोनों एटम्स हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और जिसके कारण उनके ऊपर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इस तरीके की केमिकल स्पीसीज को जिन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके की केमिकल स्पीसीज को हम बोलते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और ये हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज के दौरान ही फॉर्म होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, एक होमोलिटिकली और दूसरा हेट्रोलिटिकली। इन होमोलिटिक क्लीवेज होने में होमोलिटिक क्लीवेज में जो हमारी
इंटरमीडिएट बनते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडिकल्स। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने में जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो बनते हैं कार्बो आयंस। ये कार्बो आयंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कार्बोकैटायन और दूसरा होता है कार्बो एनायंस। तो इस तरीके से हमारे बेसिकली तीन तरीके के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं, एक रेडिकल्स, दूसरे कार्बोकैटायंस और तीसरे कार्बो एनायंस। इन तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट के अलावा हमारे पास तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट और होते हैं। एक होता है कार्बिन, दूसरा होता है नाइट्रीन और लास्ट वन इज बेंजाइन। तो कुल मिलाकर किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो भी इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं वो बेसिकली 6 होते हैं, या तो रेडिकल्स होंगे या कार्बोकैटायंस बन रहे होंगे या कार्बो एनायंस बन रहे होंगे या वहाँ पर कार्बिन बन रहा होगा या नाइट्रीन या बेंजाइन। इन 6 में से कोई सा न कोई सा इंटरमीडिएट ज़रूर बन रहा होगा किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने 6 तरीके के रेडिकल्स जाने, तो मैं अपना लेक्चर आज का यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इनके बारे में जो है डिटेल्स में इनकी स्टेबिलिटी, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी एक एक बात कि कितने तरीके के होते हैं, किस तरह से ये स्टेबल होते हैं, क्या क्या इनके फैक्टर्स जो है इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये सब ढेर सारी बातें जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें हम इन सब की स्टेबिलिटी को जानेंगे। तो स्टेबिलिटी को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से, केमिकल वर्ल्ड से।